मैंने किंडरगार्टन की पढ़ाई 1969 के पतझड़ में ब्रायन मावर एलिमेंट्री स्कूल से शुरू की। मुझे इसके दो फायदे थे। एक तो यह कि शुरुआत से ही मैं इस बात को जानती थी कि बुनियादी शब्दों को किस तरह पढ़ा जाए, और मेरा प्यारा भाई दूसरी कक्षा में पहले से ही पढ़ता था। 4 मंजिला इमारत वाले उस स्कूल में, जिसके सामने अहाता था, यूक्लिड के हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। वहां पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता था और दौड़कर 1 मिनट में। मुझे वह स्कूल पहले दिन से ही जच गया। मुझे अपनी अध्यापिका बहुत पसंद आई। वह एक छोटी सी श्वेत महिला थी जिसका नाम मिसेस बरो था। वह मुझे पुराने जमाने की लगती थी, लेकिन शायद 50 के आसपास की उम्र की थी। उसके कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिससे धूप आती थी, खेलने के लिए खिलौने, और पीछे की तरफ एक कार्डबोर्ड का एक छोटा सा प्ले हाउस था। अपनी कक्षा में मेरे दोस्त बने वैसे बच्चे जो मेरी ही तरह वहां जाने के लिए बेचैन रहते थे। अपने पढ़ने की क्षमता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। घर में मैं माँ की लाइब्रेरी कार्ड की सुविधा के कारण डिक एंड जैन की किताबें पढ़ती थी, और यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि किंडरगार्टन में हमारा पहला काम होने वाला था कि देखकर नए नए शब्दों को सीखना। हमें पढ़ने के लिए रंगों की सूची दे दी गई, अपनी रंगत में नहीं बल्कि शब्द लाल, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सफेद। क्लास में मिसेस बरो हाथ में कार्ड पकड़कर एक बार में एक विद्यार्थी से पूछती थी। उनसे कार्ड के सामने की तरफ काले अक्षर में जो भी लिखा होता था उसे पढ़ने के लिए कहती थी। एक दिन मैंने देखा जिन लड़के लड़कियों से मेरा परिचय हो रहा था वे बारी बारी खड़े होते और उनसे रंगों के कार्ड के बारे में पूछा जाता। वे पढ़ते जाते। जिस बिंदु पर उनसे गलती होती थी उनको बैठने के लिए कह दिया जाता था। यह एक खेल की तरह था, उसी तरह जिस तरह स्पेलिंग बी का खेल है। लेकिन आप यह देख सकते थे अंदर ही अंदर एक श्रेणी का निर्माण होता था, क्योंकि वे बच्चे अपमानित महसूस करते थे जो लाल रंग को पार नहीं कर पाते थे। जाहिर है वह 1970 का साल था। शिकागो के दक्षिण में स्थित एक पब्लिक स्कूल की बात है। जब तक कोई आत्मसम्मान या परिपक्व मानसिकता की बात नहीं करता था, अगर आप घर में होशियारी दिखाते हैं तो आपको स्कूल में शाबाशी दी जाती थी और आपको होशियार या हुनरमंद कहा जाता था, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाता। इसके लाभ तेजी से बढ़ते जाते। मेरे किंडरगार्टन की क्लास में 2 बच्चे सबसे स्मार्ट थे। उसमें से एक कोरियाई अमेरिकी लड़का टेडी था और दूसरी चियाका थी जो अफ्रीकी अमेरिकी लड़की थी। आने वाले सालों में दोनों क्लास में अव्वल रहने वाले थे। उनके बराबरी की मैं कोशिश करती रहती। जब अध्यापिका के कार्ड से शब्द पढ़ने का मौका आता था तो मैं अपनी सीट पर खड़ी होकर जो मैं जानती थी सब बता देती, बिना अधिक प्रयास के। लाल, हरा, नीला कह देती। बैंगनी कहने में मुझे कुछ वक्त लगता था, जबकि नारंगी कहना मुश्किल था। लेकिन सफेद, व्हाइट शब्द को जैसे मैं जम जाती। मेरा गला तत्काल सूख जाता, मेरा चेहरा अजीब सा हो जाता, और चाहे मेरा दिमाग कितनी ही कोशिश करता उसका उच्चारण नहीं कर पाती। उस रंग का नाम जो वो हा जैसा था। मेरा गला पूरी तरह सूख जाता, मेरे घुटने ऐसे हो जाते मानो जम जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ भी होता, मिसेस बरो ने मुझे बैठने के लिए कहा, और मैं बैठते ही वह शब्द याद आ गया, सफेद, वाइट। उस रात बिस्तर में लेटे लेटे मेरे दिमाग में भरे हुए खिलौनों के अलावा केवल सफेद शब्द ही चल रहा था। मैं मन ही मन उसको याद कर रही थी, दिमाग में आगे पीछे करते हुए अपनी बेवकूफी पर खुद को कोस रही थी। उसके कारण जो शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही थी वो मुझे बोझ लग रही थी, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी उठा नहीं पाऊंगी। जबकि मुझे पता था कि मेरे माता पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सभी कार्ड ठीक तरह से पढ़ पाती हूँ या नहीं। मैं बस उस उपलब्धि को हासिल करना चाहती थी, या शायद मैं यह नहीं चाहती थी कि मुझे उनको न हासिल करने लायक करार दे दिया जाए। मुझे पक्का यह लगता था कि मेरी अध्यापिका ने मुझे ऐसे विद्यार्थी के रूप में चिन्हित कर दिया था जो पढ़ नहीं सकती थी। मैं
उन छोटे छोटे सुनहरे रंग के सितारों को लेने के लिए पागल थी जो मिसेस बरो ने टेडी और चियाका को उस दिन अपनी छाती पर लगाने के लिए दिया था, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, या शायद इस बात का संकेत कि उनको महान मान लिया गया था, जबकि हम लोगों को नहीं। आखिरकार वे दोनों बिना रुके सभी कार्ड पढ़ लेते थे। अगले दिन सुबह क्लास में मैंने फिर से ऐसा करने के लिए कहा। जब मिसेस बरो ने यह कहते हुए ना कह दिया कि हम किंडरगार्टन वाले बच्चों को करने के लिए कुछ और भी था, तो मैंने उसकी मांग की। उन बेचारे बच्चों को दूसरी बार यह देखना पड़ रहा था कि मैं रंगों के कार्ड का सामना फिर से कर रही थी। इस बार धीरे धीरे बोल रही थी। हर शब्द को बोलने के बाद मैं जानबूझकर सांस लेने के लिए रुक जाती और अपनी भावनाओं को दिमाग के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहती थी, और यह काम कर गया। काला, नीला, बैंगनी और विशेष रूप से व्हाइट यानी सफेद। मैं तो कार्ड पर अक्षरों को देखे बिना ही व्हाइट बोल दिया था। अब मुझे यह सोचने में अच्छा लग रहा था कि मिसेस बरो ने इस नन्ही अश्वेत लड़की से प्रभावित हुई जिसने अपने हिमायत में बोलने की हिम्मत दिखाई। मुझे पता नहीं कि टेडी और चियाका ने कभी इस बात पर ध्यान दिया या नहीं। मैंने जल्दी से अपने इनाम पर दावा ठोका। उस दोपहर मैं सिर ऊंचा उठाए घर जा रही थी और वह सुनहरा सितारा मेरी छाती पर चिपका हुआ था। घर में मैं ऐसी दुनिया में रहती थी जिसमें बहुत नाटकीयता थी। गुप्त रूप से मैं गुड्डे गुड़ियों की लगातार बनती बिगड़ती दुनिया में तल्लीन रहती थी। वहाँ जन्म होता, झगड़े होते, धोखाधड़ी और उम्मीद होती, कभी नफरत और कभी कभार सेक्स भी। स्कूल से आने के बाद डिनर से पहले का समय बिताने का मेरा मनपसंद तरीका यह था कि मैं अपने और क्रैक के कमरे के बाहर के क्षेत्र में फर्श पर अपनी बारबी गुड़ियाओं को फैला देती। फिर ऐसे दृश्य की कल्पना करती जो मुझे जीवन की तरह ही वास्तविक लगते थे। कई बार क्रैक के जीआई जो के मार धाड़ वाले किरदारों को भी मैं अपनी कहानियों का हिस्सा बना लेती। मैं अपनी गुड़िया के कपड़े एक प्लास्टिक के छोटे से बक्से में रखती और उनको चमकदार कपड़ों में लपेट रखती। मैं हर बारबी को जीआई जो के किरदार का एक रूप दे चुकी थी। इस काम में मैं अक्षरों वाले उस बॉक्स का उपयोग करती जो अब पुराना पड़ चुका था और बरसों पहले जिसके माध्यम से माँ मुझे अक्षर ज्ञान करवाती थी। उसको भी नाम दिया गया था और उनके भी अपने जीवन बनाए गए थे। मैं आसपास के बच्चों के साथ शायद ही खेलती जो स्कूल के बाद बाहर खेलते, और न ही मैं स्कूल के बच्चों को कभी अपने घर खेलने के लिए बुलाती थी, क्योंकि कुछ हद तक मैं नकचड़ी लड़की थी। मैं यह नहीं चाहती थी कि कोई मेरे गुड्डे गुड़ियों के साथ छेड़छाड़ करे। मैं दूसरी लड़कियों के घर जा चुकी थी और मैंने वहाँ हॉरर शो जैसा माहौल देखा था। बारबी गुड़ियाओं के बाल कतर दिए जाते या मैजिक मार्कर से उनके चेहरे पर कुछ न कुछ बनाया गया होता था। स्कूल में मैंने यह बात सीखी थी कि बच्चों की ऊर्जा अस्त व्यस्त करने वाली होती है। खेल के मैदान में आपको जो भी प्यारे नज़ारे दिखाई देते हो, लेकिन उनके भीतर अपने क्रम को बदल लेने या संगी को बदल लेने की निरंकुशता छिपाई होती है। कोई रानी जैसी होती, कुछ मारपीट करने वाले और कुछ अनुयायी। मैं शर्मीली नहीं थी, लेकिन इस बात को लेकर निश्चित भी नहीं थी। मैं स्कूल के बाहर अपने जीवन में इस तरह की कोई गड़बड़ी चाहती थी, बल्कि मैं अपनी ऊर्जा अपनी छोटी सी दुनिया को संवारने में लगाना चाहती थी। अगर क्रैक आ जाता और वह बदमाशी करता या एक भी ब्लॉक इधर से उधर कर देता तो मैं चीखने चिल्लाने लग जाती। जरूरत पड़ने पर मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती। सामान्य तौर पर मैं पीठ में उसके मुक्के मारती। बात यह थी कि ब्लॉक और गुड्डे गुड़ियों को जीवन देना मेरे लिए जरूरत थी और मैं यह कर्तव्यवश करती थी। एक के बाद एक उनको निजी संकट में डालती और किसी अच्छे देवता की तरह उनको उस संकट से आगे बढ़ते हुए देखती। इन सब के बीच मैं अपने बेडरूम की खिड़की से यूक्लिड एवेन्यू के हमारे ब्लॉक में होने वाली गतिविधियों का नजारा लेती थी। दोपहर के बाद मैं देखती कि मिस्टर थॉमसन, जो एक लंबे अफ्रीकी अमेरिकी थे, सड़क की दूसरी तरफ उनकी 3 बिल्डिंगें थी, अपने
कैडलैक कार के पीछे अपना बड़ा सा गिटार लादकर एक जैज क्लब से दूसरे जैज क्लब के लिए निकलते। मैं पड़ोस में रहने वाले मैक्सिकन मेडोसा के परिवार को देखती, जो दिन भर की पेंटिंग करने के बाद अपने पिकअप वैन में सीढ़ियां लादकर लौट रहे होते और बाहर बाड़े में उनका स्वागत उनके प्यारे कुत्ते करते थे। हमारे अड़ोस पड़ोस में अलग अलग नस्लों के मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे। बच्चे इस आधार पर एक दूसरे से नहीं जुड़ते थे कि उनकी त्वचा किस रंग की है, बल्कि इस आधार पर जुड़ते थे कि बाहर कौन खेलने के लिए तैयार था। मेरे दोस्तों में एक लड़की रेचल थी, जिसकी माँ श्वेत थी और जो ब्रिटिश लहजे में इंग्लिश बोलती थी। एक सूजी, जिसके बाल घुंघरालू और सुनहरे रंग के थे, जो मेडोसा परिवार की पोती थी। वो जब भी आती थी उससे बातें होती थी। अधिकतर हम लोगों के आखिरी नाम से मिले जुले थे, कंसोपंत, अबू असेफ, याकर, रॉबिन्सन। और हम इतने छोटे थे कि हम इस बात को नहीं समझ पाते थे कि हमारे आसपास की चीजें कितनी तेजी से बदल रही थी। 1950 में मेरे माता पिता के दक्षिणी तट पर आने से पहले आस पड़ोस में 96 श्वेत रहते थे, लेकिन 1981 में जब मैं कॉलेज के लिए निकली तब वहाँ 96% अश्वेत आबादी थी। एक और मेरी परवरिश मिली जुली आबादी के प्रवाह में हुआ। हमारे आसपास के ब्लॉक्स में यहूदी परिवार, अप्रवासी परिवार, श्वेत, अश्वेत परिवार रहते थे। ऐसे लोग जो साथ में रहने की कोशिश करते, कुछ ऐसे जो नहीं कर रहे थे। आमतौर पर वे अपने लॉन में अपने बच्चों पर नजर रखते। वे रॉबी के लिए चेक काटते ताकि उनके बच्चे पियानो सीख सकें। असल में मेरा परिवार वहाँ रहने वाले गरीब परिवारों में था। हम जानते थे कि हम वहाँ रहने वाले उन कुछ परिवारों में से हैं जिनके पास अपना घर नहीं था। हम रॉबी और टेरी के घर में रहते थे। दक्षिणी तट उस तरह से कमतर नहीं था जिस तरह आस पड़ोस के अन्य इलाके थे, क्योंकि अमीर लोग पहले ही उपनगरों में रहने चले गए थे। आस पड़ोस के व्यवसाय एक के बाद एक बंद हो रहे थे। सबका नुकसान हो रहा था। साफ तौर पर गिरावट बढ़ती जा रही थी। हम इस बदलाव के प्रभाव को महसूस कर रहे थे, खासकर स्कूल के माहौल में। मेरी दूसरी कक्षा में बदमाश बच्चे बढ़ गए थे। वे एक दूसरे पर सामान फेंकते थे, जिसका अनुभव न मुझे था न ही क्रैक को। यह सब एक अध्यापक की वजह से हो रहा था, जिसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह काबू किया जाए, जिसे शायद बच्चे अच्छे ही नहीं लगते थे। इसके अलावा यह भी साफ नहीं था कि किसी को इस बात से परेशानी भी थी कि अध्यापिका योग्य नहीं है। बच्चे इसका फायदा उठाकर बदमाशियां करते और ऐसे लगता कि हम लोगों के बारे में बस वह बुरा ही सोचती थी। उसकी नजर में हमारी क्लास बदमाश बच्चों की थी, इसीलिए हमें वहाँ बताने वाला कोई नहीं था, न ही कोई तरह का ढांचा। हमें सजा के तौर पर स्कूल के बेसमेंट में एक लगभग अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता था। वहाँ एक एक घंटा नरक के समान लगता था और समय काटे नहीं कटता था। मैं दुखी भाव से अपनी मेज पर हरे रंग की कुर्सी में बैठी रहती थी। हल्का पीलापन लिए हरा रंग 1970 के दशक का आधिकारिक रंग माना जाता था। वहाँ मैं कुछ नहीं सीखती और दोपहर के लंच का इंतजार करती रहती, जब मैं घर आकर सैंडविच खाती और माँ से इस बारे में शिकायत करती थी। बचपन में जब भी मुझे गुस्सा आता था तो मैं उसे अपनी माँ पर ही उतारती थी। जब मैं अपनी नई अध्यापिका के बारे में गुस्से से उनको बताती थी तो वह अच्छा सच में कहते हुए उसको सुन लेती थी, लेकिन वह कभी मेरे गुस्से को जायज नहीं ठहराती थी। लेकिन जब मैं निराश होती थी तो वह उस बात को गंभीरता से लेती थी। अगर मेरी माँ किसी और की तरह होती तो वो बड़े आराम से मुझे यह समझाती, जाओ और बेहतरीन करो। लेकिन उनको अंतर पता था। वह इस बात के फर्क को समझती थी कि शिकायत करने और दुखी होने में क्या अंतर होता था। मुझे बिना बताए वह स्कूल गई और हफ्ते भर में उन्होंने सबसे बात की। फिर मुझे और क्लास में पढ़ने वाले कुछ अच्छे बच्चों को चुपचाप निकाल लिया गया। कई टेस्ट दिए और फिर एक सप्ताह बाद सदा के लिए तीसरी कक्षा में डाल दिया गया, जिसका कमरा ऊपर था, जिसको एक ऐसी अध्यापिका पढ़ाती थी जो हमेशा खुश रहती थी और जानती थी कि उनका काम क्या था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन जीवन को बदल देने वाली थी।
मैंने रुककर यह नहीं पूछा कि उन बच्चों का क्या हुआ जो बेसमेंट में ऐसी अध्यापिका के सहारे रह गए थे जो पढ़ा नहीं सकती थी। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो इस बात को समझने लगी हूँ कि बच्चे बहुत कम उम्र में इस बात को समझ जाते हैं कि उनको ठीक से तहजीब नहीं दी जा रही, जब बड़े उनको सिखाने में ठीक से समय नहीं लगा पाते। इसके कारण वे जब गुस्से में दिखाई दे तो यह मान लिया जाता है कि उनका स्वभाव बिगड़ गया है, जबकि इसमें उन बच्चों की गलती नहीं होती। वे बच्चे बदमाश नहीं होते, वे बस बुरी परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने कई सालों बाद यह जाना कि मेरी माँ, जो स्वभाव से रूखी और खामोश रहने वाली थी, जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपनी बात को रखना भी जानती थी। उन्होंने दूसरी कक्षा में पढ़ाने वाली अध्यापिका को जितनी विनम्रता से हो सके यह समझा दिया था कि उनको पढ़ाना नहीं आता और उनको दवाई की दुकान में कैशियर का काम करना चाहिए। कुछ समय बाद माँ ने मुझे बाहर आने जाने, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि भाई की तरह मैं भी सामाजिक मेल जोल बढ़ाना सीख लूं। क्रैग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाना जानता था, तब तक वह बास्केटबॉल के क्षेत्र में एक उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा था। वह खूब जोश के साथ खेलता और फुर्तीला था। वह तेजी से लंबा भी हो रहा था। मेरे पापा उसको मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता में जाने के लिए कहते रहते थे, जिसका मतलब यह था कि क्रैग को बाद में शहर के दूसरे हिस्सों में अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए भेजने वाले थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने उसको आसपास के खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए छोड़ रखा था। क्रैग अपना बॉल उठाता और सड़क के उस पार रोजेनब्लूम पार्क में लेकर चला जाता, उन झूलों को पार करते हुए जिसके ऊपर झूलना मुझे पसंद था। उसके बाद एक अदृश्य रेखा को पार करता और पेड़ों के झुंड को पार करते हुए वह दूसरी तरफ चला जाता, जहां बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि वह जगह गहरे कुएं जैसी होगी, एक घना जंगल जहां शराबी और अपराधी किस्म के लोग जाते थे। लेकिन जब क्रैग ने उस जगह जाना शुरू किया तो उसने मुझे बताया कि असल में वहाँ कोई होता ही नहीं और वह उतना बुरा भी नहीं था। मेरे भाई के लिए बास्केटबॉल ने ऐसा लगता था कि सभी सीमाओं को तोड़ दिया। इसने उसको सिखाया कि चयन के लिए होने वाले खेल में किस तरह से अजनबियों के बीच जगह बनाई जाए। उसने यह भी सीख लिया था कि खेल के कोर्ट में अपने से बड़े तेज खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों से किस तरह दोस्ताना बर्ताव किया जाए। इससे उसको आस पड़ोस में भी मदद मिलती। इस तरह की धारणा से उभरने के लिए कि कौन क्या था और आस पड़ोस में क्या कुछ हो रहा था। इससे मेरे पिता की तरह उसको भी इस बात की संभावनाएं समझ में आ गई थी कि अगर आपका बर्ताव अच्छा हो तो अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं। कोने में शराब की दुकान के आसपास टहलते रहने वाले अजीब किस्म के लोग भी जब क्रैग को देखते तो वो चहकने लगते, उसको नाम से बुलाते और जब हम वहाँ से गुजर रहे होते तो हाथ उठाकर उसका अभिवादन भी करते थे। तुम इन लोगों को जानते भी कैसे हो? मैं संदेह के भाव से पूछती। मैं इन्हें नहीं जानता, वे मुझे जानते हैं, वे कंधे उचकाता हुआ कहता। मैं जब 10 साल की हुई तब तक मैं इतनी वयस्क हो चुकी थी कि मैंने अपने आप बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। इस फैसले में बहुत कुछ बेडरूम का हाथ भी था। गर्मियों के दिन थे, स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। क्रैग और मैं रोजाना बस में सवार होकर बीच के सामने एक पार्क में चल रहे रैक कैंप में जाते थे और हम 4 बजे तक वापस लौट आते। तब तक काफी उजाला रहता था। गुड़ियों में मेरी दिलचस्पी अब नहीं रही थी और घर में एयर कंडीशन के बिना दोपहर में रहना असह्य हो जाता। इसीलिए मैंने क्रैग के पीछे पीछे आसपास जाना शुरू कर दिया। मैं उन बच्चों से मिलती थी जो मेरे स्कूल में नहीं थे। हमारे घर के पीछे की तरफ गली में एक छोटी सी आवास योजना के घर थे, जहाँ बीच में हरियाली छोड़कर रहने के लिए घर बनाए हुए थे। एक तरह से वह स्वर्ग जैसा था, जहाँ कारें नहीं थी। खूब सारे बच्चे सॉफ्ट बॉल खेलते रहते या कुछ इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ की लड़कियों के झुंड में अपनी उम्र की किसी से पहचान बढ़ाऊं, मुझे एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह
डीडी के रूप में आया। वह लड़की जो के पास के एथलेटिक स्कूल में जाती थी। डीडी खूब फुर्तीली और सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा मुंह बनाए रखती थी और मौका मिलते ही आंखें दिखाने को तैयार रहती। वह अक्सर अपने घर के बाहर सीढ़ी पर एक और लोकप्रिय लड़की दैनीन के साथ बैठी रहती थी। दैनीन तो हमेशा दोस्ताना तरीके से मिलती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि डीडी मुझे पसंद नहीं करती थी। जब भी मैं यूक्लिड पार्क में जाती तो वह चुप हो जाती या इस तरह से टिप्पणियां करती कि मानो मैंने वहां जाकर सब लोगों का दिन खराब कर दिया हो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती थी, डीडी की टीका टिप्पणियां भी बढ़ती। मेरा उत्साह भंग होने लगा। मैं इस बात को समझ गई कि मेरे पास कुछ रास्ते हैं कि मैं किसी नई लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं या पार्क में जाना छोड़कर वापस अपने घर में खिलौनों के पास चली जाऊं या डीडी से इज्जत पाने की कोशिश करूं। और इस अंतिम विकल्प के साथ मुझे एक और विकल्प सूझ रहा था। मैं डीडी के साथ बात करने की कोशिश करूं, अपनी बातों से किसी और की तरह बाल सुलभ चतुराई से उसको जीतने की कोशिश करूं या फिर उसको चुप करा दूं। अगली बार जब डीडी ने कोई टिप्पणी की तो मैंने अपने पापा के सिखाए हुए मुक्का मारने की तकनीक को आजमाते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। हम दोनों जमीन पर गिरे हुए हाथ पैर चला रहे थे। यूक्लिड पार्क के सभी बच्चे हमारे चारों तरफ आकर खड़े हो गए और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनमें ग्रेड स्कूल में बदला लेने की भावनाएं भरी हुई थी। मुझे याद नहीं कि हम लोगों को आखिरकार किसने अलग किया, शायद दैनीन ने या मेरे भाई ने या किसी के अभिभावक ने जिन्हें वहाँ बुलाया गया था। लेकिन यह सब खत्म हुआ। एक तरह से शांति छा गई। मुझे पास के कबीले का सदस्य मान लिया गया। डीडी और मुझे कुछ नहीं हुआ। धूल के निशान पड़ गए थे और हम हाँफ रहे थे। इससे यह तय हो गया था कि हम दोनों कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते थे, लेकिन कम से कम मैंने उसका सम्मान जीत लिया था। पापा की ब्यूक कार हमारा ठिकाना बनी हुई थी, दुनिया की तरफ खुलने वाली हमारी खिड़की। हम इतवार को या गर्मी की शाम उसमें बैठकर निकलते थे। हम बिना कारण उसमें घूमते रहते, बल्कि हमारे पास यह कारण था कि हम भी गाड़ी में घूम सकते थे। कई बार हम दक्षिण के पास उस इलाके में चले जाते थे जिसको पिल हिल कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में अफ्रीकी अमेरिकी डॉक्टर रहते थे। वह दक्षिण की तरफ से सबसे सुंदर और साफ क्षेत्रों में था, जहाँ लोग अपने घर के सामने दो दो कार रखते और खूब सारे फूल लगाकर रखते थे। मेरे पापा अमीर लोगों को संदेह की नजर से देखते थे। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो घमंडी हो और सामान्य तौर पर जिनमें अपना घर होने को लेकर मिली जुली भावनाएं थी। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब मेरे पापा और माँ रॉबी के घर के पास ही एक बिकाऊ घर को देखने के बारे में सोचने लगे। एक दिन वे एजेंट के साथ उस घर को देखने के लिए भी गए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खरीदने का फैसला किया। उस समय मैं यह सोच रही थी कि मेरे परिवार के पास भी एक ऐसा घर रहेगा जिसमें एक से अधिक मंजिल होगी, लेकिन मेरे पापा अंदर से बहुत सतर्क रहते थे। उनको लेन देन के बारे में अच्छी जानकारी थी। वे इस बात को समझते थे कि बुरे दिनों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप घर में गरीब बनकर रहे। वे हम लोगों से कहते थे कि किस तरह कुछ लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी और बहुत अधिक कर्ज ले लिया। इससे उनको सुंदर घर तो मिल गया, लेकिन उन्हें किसी तरह की आजादी नहीं थी। मेरे माता पिता हम लोगों से ऐसे बात करते थे मानो हम वयस्क हो। वे उपदेश नहीं देते थे। हम जो भी सवाल करते थे उसके जवाब देते थे, चाहे वे हमारी उम्र के हिसाब से कितने ही बड़े क्यों न हो। वे अपनी सुविधा से किसी भी बहस को खत्म नहीं होने देते थे। हम घंटों बात करते। अक्सर इसका कारण यह होता था, अपने उन बातों के लिए उनकी खिंचाई कर दिया करते थे जिन बातों को हम नहीं समझते थे। जब हम छोटे थे तो हम पूछते थे कि लोग बाथरूम क्यों जाते हैं या आपको नौकरी क्यों करनी पड़ती है, और इसके बाद एक से एक सवाल पूछकर हम उन्हें परेशान कर देते थे। शुरुआती बहसों में मुझे एक बार जिस सवाल के कारण जीत मिली वह मेरे हित से जुड़ी हुई थी।
नाश्ते के लिए हम लोगों को अंडे क्यों खाने पड़ते हैं, जिसके बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है। फिर मैंने पूछा कि पीनट बटर को प्रोटीन क्यों नहीं कहा जाता। काफी बहस के बाद आखिरकार मेरी माँ को अंडों को लेकर अपने रुख से पीछे हटना पड़ा। मुझे अंडे खाना वैसे भी पसंद नहीं था। अगले 9 साल तक इस बात को जानते हुए कि मैंने इसको हासिल किया था, मैं नाश्ते में पीनट बटर और जेली सैंडविच बनाकर खाती रही। मैंने अंडे कभी नहीं खाए। बड़े होने के बाद हम ज्यादातर बातचीत ड्रग्स, सेक्स और जीवन के उन विकल्पों को लेकर करते थे। हम नस्ल और असमानता तथा राजनीति के बारे में भी बातें करते थे। हमारे माता पिता यह नहीं चाहते थे कि हम संत बन जाएं। मुझे याद है मेरे पिता ने यह कहा था कि सेक्स मस्ती के लिए होता था। जीवन की सख्त सच्चाइयों को लेकर भी वे मीठी मीठी बातें नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, एक साल गर्मियों में क्रैक ने बाइक खरीदी। उस पर वह सवार होकर पूर्व की तरफ मिशिगन लेक की तरफ गया। रेनबो बीच के साथ पटरी पर बाइक चला रहा था, जहां पानी से होकर आती हुई ठंडी हवा को वो महसूस कर सके। हाँ, उसको पुलिस ने पकड़ लिया कि वह बाइक चुरा कर लाया था। वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक कम उम्र का अश्वेत लड़का ईमानदारी से नई बाइक पर सवार था। जो हुआ उसके बारे में हमारे माता पिता ने यह बताया कि वह अनुचित था, लेकिन दुख की बात तो यह थी कि यह असामान्य भी नहीं था। हमारे त्वचा की रंगत हमें निशाने पर ले आती थी। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता था। पिल हिल तक मेरे पिता गाड़ी से इसलिए ले जाते थे क्योंकि यह शायद उनकी ख्वाहिश से जुड़ी बात थी। वे शायद हमें यह दिखाना चाहते थे कि अच्छी शिक्षा हमें क्या दिला सकती थी। मेरे माता पिता ने लगभग अपना सारा जीवन शिकागो के कुछ वर्ग मील के अंदर ही बिताया था, लेकिन उनको इस तरह का कोई भ्रम नहीं था कि मैं और क्रैक वैसा ही करें। शादी से पहले दोनों ने कुछ समय सामुदायिक कॉलेजों में बिताया था, लेकिन दोनों ने डिग्री हासिल करने से कुछ समय पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी माँ अध्यापिका बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनको यह समझ में आ गया कि उनको सेक्रेटरी के रूप में काम करना चाहिए। मेरे पापा के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहे। उन्होंने सेना की नौकरी कर ली। उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें स्कूल की पढ़ाई वापस शुरू करने के लिए कह सके। इस बात का कोई ढांचा नहीं था कि जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 2 साल सेना की अलग अलग टुकड़ियों के साथ बिताए, जबकि मेरे पिता का सपना था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वे कलाकार बने। उन्होंने जल्दी ही अपने सपनों की दिशा को मोड़ दिया और वे अपनी कमाई से अपने भाई को वास्तुकला की पढ़ाई करवाने लगे। 30 साल से कुछ अधिक उम्र के होने के बाद मेरे पापा ने अपना ध्यान हम बच्चों की बचत के लिए करने में लगाया। हमारा परिवार घर खरीदकर गरीब नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी घर खरीदा ही नहीं। मेरे पापा व्यावहारिकता से काम चलाते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ थी कि संसाधन सीमित है और शायद समय भी। जब वे गाड़ी नहीं चला पा रहे होते तो वे आसपास घूमने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। मेरी बुनियादी शिक्षा समाप्त होने से पहले वह छड़ी बैसाखी में बदल गई और जल्दी वे 2 बैसाखी के सहारे चलने लगे। अंदर ही अंदर मेरे पिता को जो बात खाए जा रही थी वह यह कि उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ती जा रही थी, उनकी नसें उभरने लगी थी। वह इन बातों को निजी चुनौतियों के रूप में देखते थे, जिसका चुपचाप सामना किया जाए। हमारा परिवार थोड़ी बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीता रहा। जब क्रैक और मुझे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड मिलते तो हमारे माता पिता इटालियन फिस्टा से पिज्जा ऑर्डर करते और जश्न मनाते, जो हमारी पसंदीदा जगह थी। गर्मी के मौसम में हम पैक आइसक्रीम खरीदते, जिसमें चॉकलेट, बटर पैकन और चेरी होता था, और उसे कई दिनों तक खाते। हम हर साल एयर एंड वाटर शो के दौरान सामान पैक करते और पिकनिक मनाने के लिए उत्तर में लेक मिशिगन की तरफ निकल जाते, उस बाढ़ से घिरे प्रायद्वीप की सीमा तक जहां पापा का पानी साफ करने का संयंत्र लगा हुआ था। साल में कुछ ही दिन होते जब कर्मचारियों के परिवार को गेट के अंदर जाने दिया जाता था, जहां झील के सामने घास का मैदान था, जहां
युद्धक विमान पानी के ऊपर जिस तरह की आकृतियां बनाते थे, उनको देखना झील के तट के किसी पेंट हाउस को भी टक्कर देने जैसा लगता था। हर साल जुलाई में मेरे पापा नौकरी से 1 सप्ताह की छुट्टी लेते, क्योंकि बॉयलर के रख रखाव का काम होता था और हम अपनी उस ड्यूक में मौसी और उनके बच्चों के साथ हम 7 लोग 2 दरवाजे वाली गाड़ी में घंटों बैठे रहते। हम शिकागो से बाहर निकलते, लेक मिशिगन के दक्षिण की तरफ तब तक गाड़ी में चलते रहते जब तक मिशिगन के व्हाइट क्लाउड में नहीं पहुंच जाते। इसको ड्यूक लोगों का हॉलिडे रिसोर्ट कहा जाता। उसमें खेलने के लिए एक कमरा था, वेंडिंग मशीन थी जिसमें पॉप की बोतलें निकलती, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाहर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। हम एक कैबिन किराए पर लेते जिसमें किचन भी होता था और पानी के अंदर बाहर कूदते हुए हम अपना वक्त बिताते थे। मेरे माता पिता बारबेक्यू करते, सिगार पीते और मौसी के साथ कार्ड खेलते थे, लेकिन मेरे पापा काफी समय निकालकर हम बच्चों के साथ पूल में भी आते। मेरे पापा सुंदर थे, वे मूछें रखते और उनकी मूछें होठों से हंसकियों की तरफ नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उनकी छाती और उनकी बाहें चौड़ी थी, उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि वे एथलीट रह चुके थे। उन लंबी दोपहर में जब वे पूल में होते तो वे हाथ पैर मारते और हंसते और हम लोगों के छोटे छोटे शरीर को हवा में उछाल देते। उनके कमजोर पड़ चुके पांव अचानक उनके लिए हल्के बन जाते थे। गिरावट को माप पाना आसान नहीं होता, खासकर आप जब उससे घिरे हो। हर सितंबर जब क्रैक और मैं ब्रायन मावर एलिमेंट्री से लौट कर आते तो हम पाते कि खेल के मैदान में पहले से कम श्वेत बच्चे होते। कुछ लोगों को पास के एथलेटिक स्कूल में भेज दिया गया होता था, लेकिन अनेक लोग आसपास को छोड़कर जा चुके थे। पहले ऐसा लगता था कि श्वेत परिवार वहां से छोड़कर जा रहा था, लेकिन बाद में यह भी बदल गया। ऐसा लगने लगा कि जिनके पास भी वहां से जाने के लिए साधन थे वे जा रहे थे, ज्यादातर बिना बताए। हम याकर परिवार के घर के बाहर बिकाऊ की पट्टी लगे देखते या टैडी के घर के बाहर सामान ले जाने वाली वैन खड़ी देखते तो हम समझ जाते थे कि क्या होने वाला है। शायद मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा झटका था जब उनके दोस्त वैमला स्टीवर्ट ने इस बात की घोषणा की कि उन लोगों ने पार्क फॉरेस्ट नामक उपनगर में एक घर खरीद लिया है। स्टीवर्ट के 2 बच्चे थे, वे यूक्लिड के एक ब्लॉक में रहते थे। हम लोगों की तरह वे भी अपार्टमेंट में रहते थे। मिसेस स्टीवर्ट बहुत मजाकिया स्वभाव की थी और ठहाका लगाकर हंसती, जिसके कारण मेरी माँ उनकी तरफ आकर्षित हुई थी। दोनों रेसिपी का आदान प्रदान करती और एक दूसरे के साथ बनी रहती, लेकिन कभी आस पड़ोस की मम्मियों की तरह गॉसिप नहीं करती थी। मिसेस स्टीवर्ट का बेटा डॉनी क्रैक की उम्र का था और उसकी तरह ही उसे भी खेल कूद का शौक था, जिसके कारण दोनों में देखते ही दोस्ती हो गई थी। उनकी बेटी पामेला पहले ही टीनेजर हो चुकी थी और उसकी मुझ में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे टीनेजर रहस्यमय जैसा लगता था। मिस्टर स्टीवर्ट के बारे में मुझे कुछ खास याद नहीं, सिवाय इस बात के एक बड़ी बेकरी कंपनी का डिलीवरी ट्रक चलाते थे और वह, उनके पति और बच्चे बेहद हल्की रंगत वाले अश्वेत थे। वैसे रंगत वाले अश्वेत परिवार से मैं पहले कभी नहीं मिली थी। उपनगर में उन्होंने किस तरह का घर खरीद लिया है, मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती थी। यह पता चला था कि पार्क फॉरेस्ट का वह पहला पूरी तरह नियोजित समुदाय था। वहाँ केवल आवास संबंधी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से नियोजित गांव था जिसमें करीब 30,000 लोग रहने के लिए बनाया गया था, जहां शॉपिंग मॉल, चर्च, स्कूल, पार्क भी बने हुए थे। इसको 1948 में बसाया गया था और यह एक तरीके से उपनगरीय जीवन का आदर्श साबित हुआ, जहां बड़े पैमाने पर घर बनाए गए थे और कुकी काटने के अहाते भी बने हुए थे। हर ब्लॉक में कितने अश्वेत परिवार रह सकते हैं, इसकी संख्या भी निर्धारित थी। हालांकि जब स्टीवर्ट वहां गए तब तक वह सीमा समाप्त हो चुकी थी। उनके गए अधिक दिन नहीं हुए थे जब स्टीवर्ट ने हमें आमंत्रित किया, जिस दिन पापा की छुट्टी हो हम उस दिन उनके यहाँ जा सकते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित थे। हम लोगों के लिए यह नए तरीके का घूमना था। जिन उपनगरों के बारे में किस्से कहानियों में सुनते हैं उनको देखना।
हम चारों ब्यूक में बैठकर एक्सप्रेस वे पर दक्षिण की तरफ शिकागो जाने वाली सड़क पर निकल पड़े। जोश से भरे हुए 40 मिनट बाद खाली पड़े एक शॉपिंग प्लाजा के बाहर आकर रुके। उसके बाद हम मिसेस स्टीवर्ट के बताए अनुसार खामोश सड़क पर आगे बढ़ते रहे, एक समान दिखाई देने वाले एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ मुड़ते हुए। पार्क फॉरेस्ट टेक्स्ट होम के लघु रूप में था। रेंज की श्रेणी में बने हुए घर और सामने की तरफ हाल ही में लगाए गए नए पेड़ पौधे और झाड़ियाँ। अब कोई सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों रहना चाहेगा? मेरे पापा ने डैशबोर्ड के सामने देखते हुए कहा। मैं उनसे सहमत थी। इस बात का कोई मतलब नहीं था। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, मुझे वैसा कोई बड़ा पेड़ नहीं दिखाई दिया जैसे ओक का पेड़ मेरे घर के बेडरूम के बाहर दिखाई देता था। पार्क फॉरेस्ट में सब कुछ नया था, जहाँ भीड़भाड़ भी नहीं थी। कोने में बनी शराब की दुकान नहीं थी जिसके बाहर बदमाश किस्म के लड़के खड़े रहते हो। हॉर्न या सायरन बजाती गाड़ियाँ भी नहीं थी। किसी की रसोई से संगीत की आवाज भी नहीं आती थी। घरों की सारी खिड़कियाँ बंद दिखाई दे रही थी। रैक को यह यात्रा बहुत आरामदायक लगी थी, खासकर इस वजह से क्योंकि उसने वहाँ दूर दूर तक खुले मैदान में डॉनी और उसके नए दोस्तों के साथ बॉल खेला था। मेरे माता पिता मिस्टर एंड मिसेस स्टीवर्ट से मिलकर बेहद खुश थे और मैं पामेला के साथ आसपास घूमती रही, उसके खुले बालों, सफेद त्वचा और टीन एज में पहने जाने वाले गहनों को देखते हुए। जब हमने आखिर में अलविदा कहा तब तक शाम हो चुकी थी। स्टीवर्ट को छोड़कर हम चलते चलते उस मोड़ पर आए जहां पापा ने गाड़ी को पार्क कर रखा था। दिन भर खेलने के कारण क्रैक पसीने से लथपथ था। उसके पांव दर्द हो रहे थे। मैं भी थक गई थी। मैं घर जाना चाहती थी। उस जगह में कुछ ऐसा था जिससे मुझे चिढ़ हो रही थी। मुझे वैसे भी उपनगर खास पसंद नहीं थे, हालांकि मैं यह नहीं बता सकती कि क्यों। माँ ने बाद में स्टीवर्ट के बारे में एक बात कही कि वहाँ रहने वाले सभी निवासी श्वेत लग रहे थे। मुझे हैरानी हुई। वह बोली, जब तक हम लोग उन लोगों से नहीं मिल गए थे तब तक किसी को यह नहीं पता था कि उनका परिवार अश्वेत था। उनको लग रहा था कि अनजाने में हमने उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। दक्षिण की तरफ से नए घर में आने का तोहफा लेकर अपनी अश्वेत रंगत के कारण। हालांकि ऐसा नहीं था कि स्टीवर्ट परिवार अपने नस्ल को जानबूझकर छिपा रहा था, लेकिन शायद इस बारे में वे अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते थे। उनके ब्लॉक का जैसा माहौल था, उनको देखकर वे अधिक बाधित नहीं थे। कम से कम जब तक हम वहाँ थे तब तक तो नहीं। जब मेरे पापा कार के पास पहुँचे तो कोई खिड़की से देख रहा था क्या पर्दे के पीछे कोई था? यह देखने के लिए इंतजार करती कि सब कुछ कैसा हो। मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मुझे याद है कि मेरे पापा का शरीर किस तरह से तन गया था जब वे गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट की तरफ पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी ब्यूक कार पर किसी ने एक लाइन खींचकर खरोंच लगा दी थी। किसी ने गेट से लेकर पीछे की तरफ एक पतली लेकिन गहरी लाइन खींच दी थी। लाइन या तो चाबी से खींची गई थी या किसी पत्थर के टुकड़े से, लेकिन वह किसी भी तरह से दुर्घटना नहीं थी। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पापा सहनशील थे, एक ऐसे आदमी जो किसी छोटी या बड़ी बात के लिए शिकायत नहीं करते, जिनको जो भी कुछ दिया जाता वो हंसते हंसते ले लेते। उनको एक डॉक्टर ने वह दिया जो मौत के समान था, लेकिन अब भी वे जिंदा थे। कार के साथ जो कुछ हुआ वह अलग नहीं था। अगर लड़ाई की कोई गुंजाइश होती या जवाब देने का कोई जरिया होता तो भी मेरे पापा कुछ नहीं करते। हाँ, लगता है मेरे ऊपर कोई अभिशाप होगा, उन्होंने कार का गेट खोलने से पहले कहा। उस रात शहर से लौटते वक्त हम लोगों ने जो भी कुछ हुआ उसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं की। वह बहुत थकाऊ था, शायद वह बहुत व्याख्या की मांग करता था। हम किसी भी तरह के आयोजन से उपनगर नहीं जाते। मेरे पापा को अगले दिन कार चलाकर यह देखने के लिए जाना पड़ा कि क्या हुआ था, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनका गुस्सा बहुत दिनों तक रहा। जैसे ही समय मिला वे कार को लेकर सीयर्स में मिस्त्री की दुकान में गए और उन्होंने वह निशान मिटवा लिया